हाय एवरीवन। तो आज डाइवर्सिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके टोटल 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स फॉर द ऑर्गेनिज्म, किसी जीव के लिए विविधात्मक लक्षण है। पहला ऑप्शन है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन दूसरा, तीसरा सेल्फ कॉन्शियसनेस और चौथा है मेटाबॉलिज्म। तो जैसा कि आप जानते हैं ग्रोथ तो निर्जीव और सजीव दोनों के अंदर होती है। जैसे कि पहाड़ वगैरह हैं उनके अंदर भी एक्सटर्नल ग्रोथ पाई जाती है। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों के लिए है, तो आप बेफिक्र होकर रहिए। आगे चलते हैं। तो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म जो होगा वो जीव का एक विभेदात्मक लक्षण होगा। ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होती है और रिप्रोडक्शन जैसे कि म्यूल खच्चर जो है और लाइगर है, ठीक है, इनके अंदर जो जनन करने में अक्षम होता है वो भी जीवित है, तो इसीलिए उसको भी अपन कंसिडर करते हैं। और ग्रोथ है मैंने आपको बताया ही, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप की होती है। तो इसका सही आंसर हो गया डी, मेटाबॉलिज्म। अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट आर डिफाइनिंग करेक्टर्स आर बायोलॉजिकल करेक्टर्स बट ऑल बायोलॉजिकल करेक्टर्स आर नॉट डिफाइनिंग करेक्टर्स। हिंदी में देखते हैं। सभी विभेदात्मक लक्षण जैविक लक्षण हैं, परंतु सभी जैविक लक्षण विभेदात्मक लक्षण नहीं है। क्या ये सही है? ये एकदम सही है, क्योंकि जैसे कि एक कॉन्शियसनेस को अपन अभी ये मेटाबॉलिज्म को अपन देखते हैं, तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ये सभी जीवित जीवों में पाया जाता है, बट ये जनन ये सब में नहीं पाया जाता। तो इसका ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा पढ़ते हैं। ऑल बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैन नॉट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म। सभी जैविक लक्षण किसी जीव को विभेदित नहीं कर सकते। क्या ये सही है? सही है। जैसे कि ग्रोथ निर्जीव और सजीव दोनों में होती है, इसलिए ये पूरी तरीके से जीव को डिफाइन नहीं कर सकती, एक डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है। ठीक है। तो इसके ऑप्शंस अपन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए एंड इज राइट, बी इज राइट एंड बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि अपना सही उत्तर है। बाकी को अपन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसका फर्स्ट आंसर है। ठीक है। तीसरा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर कई बार पूछ लिया जाता है नॉर्मल से एग्जामों में। फादर ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के फादर जो हैं वो अरस्तु हैं, तो अपन हिंदी के अंदर तो अरस्तु लिख देते हैं इन्हें, बट इंग्लिश के अंदर इन्हें एरिस्टोटल कहा जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा आप ये बात। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी टर्म गिवन बाय। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, जो शब्द है, जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो ये देखते हैं अपन किसने दिया। पहला ऑप्शन है लीनियस, दूसरा है एरिस्टोटल, तीसरा है एडवर्ड विल्सन, चौथा है ग्रिफिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ड विल्सन। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है। फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द कॉमन करेक्टर्स आर। हिंदी में देखते हैं। जाति से जगत की ओर बढ़ने पर समान लक्षण बढ़ते हैं, घटते हैं, समान रहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो समान जो लक्षण कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो घटते हैं, तो इसका भी आंसर सही हो गया। साथ साथ में जो डिस्क्राइब करने वाले क्वेश्चन हो गए उनको भी मैं डिस्क्राइब करता चलूँगा साथ में। ठीक है। और चैनल नया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। चलो आगे चलते हैं। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज गिवन बाय। जाति का डायनेमिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट जो था उसके अंदर मेनली इवोल्यूशन को ऐड किया गया था। इवोल्यूशन को ऐड किया गया था, ये सिद्धांत दिया गया था लेमार्क के द्वारा। ठीक है, ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं। अब सेवंथ क्वेश्चन अपन देखते हैं।
चेक द करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम पहचाने। तो किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म अपने पास ऑर्गेनिज्म हमें दिया गया है और हमें उसे पहचानना है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके लक्षण गुण देखेंगे। फिर उसके बाद में होगी उसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचानेंगे अगर कोई भी पहले से कोई जीव है, जिसे कोई ऑर्गेनिज्म है जिसे हमने पहले से डिस्क्राइब कर रखा है, उसके बारे में जानकारी है अपने पास, तो हम दोबारा उसे क्यों उसके बारे में अपना टाइम ख़राब करेंगे? नहीं। तो ऐसा होगा। फिर उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन होगा करेक्टराइजेशन के बाद, और आइडेंटिफिकेशन के बाद अपन नोमेनक्लेचर कर देंगे अगर वो पहले से नोन नहीं है तो, और नोमेनक्लेचर के बाद उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, और वो कोई अपने किंगडम, क्लास, ऑर्डर उनके अंदर डिफाइन कर देंगे अपन उसको। ठीक है, इसका आंसर बी सही है। बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक्स, आपको पता है अब नई सिस्टमैटिक्स जो है उसके अंदर टेक्सोनोमी भी, ओल्ड टेक्सोनोमी भी अपन ने ऐड कर दिया है। सिस्टमैटिक्स के अंदर मेनली फाइलोजेनी अपन देखते हैं, इवोल्यूशनरी शब्द जो है अपन यूज़ करते हैं, इवोल्यूशन के हिसाब से इसे अपन एडजस्ट किया जाता है, तो फाइलोजेनी इसका आंसर सही होगा। बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक्स इज फाइलोजेनी। ठीक है। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, अब फादर ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, पहला ऑप्शन है अपने पास रॉबर्ट में, जो कि नहीं होगा। एडवर्ड विल्सन, ये भी नहीं होगा। लीनियस, यस, ये हमारे पास फादर ऑफ क्लासिफिकेशन होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था इन्होंने। ठीक है, क्या हो रहा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आगे चलते हैं अपन। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज गिवन बाय, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज का किसने दिया था? ये दिया था हमारे पास मेयर ने। ठीक है, ये बेसिकली सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर आधारित था, बट इसे सही नहीं मानते। ठीक है, पर अपन को याद करना पड़ेगा, बाई चांस एग्जाम में पूछ ले तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट हो गया, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया, डायनेमिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एग्जाम्पल ऑफ मोनोटाइपिक जीनस, ऐसा जीनस जिसके अंदर एक ही स्पीसीज हो। पैंथरा, पैंथरा के अंदर कई सारी स्पीसीज आती हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। सोलेनम के अंदर भी कई सारे आते हैं, ये भी नहीं होगा। होमो, होमो के अंदर सिर्फ सेपियंस आते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मोनोटाइपिक जीनस है होमो, और जैसे कि मनुष्य का नाम होमो सेपियन सेपियन है, और जो आधुनिक मनुष्य है उसका नाम बता रहा हूँ। और प्राइमेट एंड डिप्टेरा आर रिलेटेड विथ, जो प्राइमेट है वो मेनली अगर अपन ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में देखें तो ये एक ऑर्डर है, और डिप्टेरा भी एक ऑर्डर है, जो एक म्यूसिडी मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका इससे रिलेटेड है, तो इसका हुआ सेम ऑर्डर, समान गण से। ठीक है। हाउ मैनी एसेंशियल कैटेगरीज, हमारे पास 7 एसेंशियल कैटेगरीज हैं, हमेशा याद रखिएगा। कौन कौन सी? किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, उम्मीद है कोई छूटा नहीं होगा। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय, जैसे मैंने पहले आपको बताया ये लीनियस के द्वारा दिया गया। अब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है साफ साफ आंसर के भाई इसका यही आंसर होना है, तो अपन तीन अपन क्यों पढ़े, बाकी के ऑप्शंस अपन 3 क्यों पढ़े? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी स्पीसीज आर डिस्कवर्ड ऑन अर्थ, अर्थ पर कितनी स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं? तो अब तक अनुमानित है 1.5 से 1.7 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं, अराउंड 0.5 मिलियन के आसपास प्लांट्स हैं, मोस्टली एनिमल्स हैं, और टोटल स्पीसीज अराउंड है 7 मिलियन के आसपास है।
आगे चलते हैं। द कैरेक्टर ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन, कोशिका का लक्षण किस पर निर्भर करता है? तो बायोमोलिक्यूल्स पर, ये भी एक ठीक ऑप्शन है। सेल पर डिपेंड नहीं करेगा। इंटरेक्शन बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स, ये एकदम सही ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन यही होगा। चौथा भी देख लेते हैं, टिश्यू पर नहीं करेगा। किसी भी लेवल पर जो है उसके नीचे वाले लेवल की इंटरेक्शंस पर डिपेंड करेगा उसके लक्षण, कैरेक्टर्स जो हैं। विच वन नोट डिफाइनिंग कैरेक्टर, कौन सा विविधात्मक लक्षण नहीं है? अब हिंदी में यार जब आप विविधात्मक वगैरह पढ़ोगे तो आपका माथा खराब होगा, इसलिए आप सिंपल याद रखें डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, जो किसी ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होती है, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट साइंटिफिक नेम, पादपों के वैज्ञानिक नाम के लिए जिम्मेदार संघ या संस्था कौन सी है? ICZN जो कि प्राणियों के नाम या फिर एनिमल्स के नाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ICNB जो कि बैक्टीरिया के नाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ICBN जो कि प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये दो ऑप्शन सेम आ गए, तो जो भी है C और D दोनों करेक्ट हो जाएंगे। थोड़ी टाइपिंग में एरर हो गया। एक ICVN, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए इम्पोर्टेंट है। वायरस के जो नाम होते हैं वो यही संघ या संस्था देती है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच करेक्टर इज बेसिस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली, जो फैमिली के क्लासिफिकेशन के लिए कौन से करेक्टर मेन बेसिस हैं? तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर, ये पहला ही हो गया, फिर यही हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल एनाटोमिकल नहीं है, और फाइलोजेनिक बिल्कुल नहीं है। नन ऑफ दिस तो क्या ही करेंगे, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, साइंटिफिक नेम सपोज टू बी रिटन इन विच लैंग्वेज, जो साइंटिफिक नेम है वो किस भाषा में लिखे हुए होने चाहिए, कौन सी भाषा में लिखनी चाहिए? तो पहला जर्मन, जर्मन तो नहीं होगा, फिर और देखते हैं अपन। ग्रीक, ग्रीक भी नहीं होगा। लैटिन सही आंसर है। हाँ, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इटैलिक भाषा में अपन साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, जब हाथ से अपन लिखते हैं तो टेढ़ा तिरछा अक्षर से अपन लिखते हैं साइंटिफिक नेम को। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोनस के रूप में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि साइंटिफिक नेम के बाद में अगर अपन साइंटिस्ट का नेम भी डिनोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सारा NCERT बेस्ड मटेरियल था, 20 क्वेश्चंस, और उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और ये सीनियर सेकेंडरी लेवल पर बेस्ड था, और पहला चैप्टर जो क्लास 11th का है उसके अंदर से मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। थैंक यू।